Good morning, dear students. Today we are here with our economic topic, that is Chapter 8 Economic Reform, Part 3. In Part 2, we have seen all about the privatizations. In Part 1, we have completed liberalizations, then we continued with privatizations, globalizations as well, and then we read or we learn about the foreign direct investments, that how it plays in India. Foreign direct इन्वेस्टमेंट्स 1991 के बाद उसका इफेक्ट कैसा रहा और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे डेवलपमेंट पे भी कैसा रहा. वी हैव स्टडीड दैट. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के कौन से टाइप्स के हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. Types of foreign investment. Foreign capital comes in two ways. Foreign institutional investment, foreign direct investments. दो टाइप में फॉरेन कैपिटल. कैपिटल यानी यू ऑल नो, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, कैपिटल यानी इटसेल्फ अ टाइप मनी. ठीक है, बट इसे हम मनी नहीं कहेंगे, बट इंस्टेड इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा हम कैपिटल कहेंगे. ठीक है, सो ये दो टाइप्स में होते हैं. एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, जो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के बेस पर हो. नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. लेट try to understand it. Okay, so FII यानी foreign institutional investments क्या है? Some foreign companies do not invest in plant and machinery in other countries, say India. ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है, ये ऐसी कंपनीज है या ऐसे फॉरेन कंपनीज कुछ होती है जो डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्लांट और मशीनरी में नहीं करते, खास करके दूसरी कंट्रीज की कंपनीज में. दे डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी इन अनदर कंट्री. जैसे हमारी कंट्री ले लो, they invest funds in financial institutions and bond, stock, share market in another country. ये कौन से एरिया में इन्वेस्ट करते हैं? They only invest their funds. वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकिंग में कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या बॉन्ड्स या स्टॉक या शेयर मार्केट, ऐसी जगह पर ही ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड्स इन अनदर कंट्री. They buy such stocks from the bond share market in that country. वो दूसरी कंट्रीज के बॉन्ड्स को या शेयर मार्केट्स में से स्टॉक्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं. ठीक है, such investment is called foreign institutional investment, or we can say portfolio investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investments. तो ऐसे investments को which do not directly invest in any plants or machineries or in any companies, but instead only they invest in a financial institution like share market in such manner, then we call it as फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये जो कंपनीज है, इन्हें पहले किसी भी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को. सो अगर वो इंडिया में अगर वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो दिस कंपनीज हैव टू रजिस्टर इन इंडिया एज FII. ठीक है, in India they can invest only up to a limited specified by rules. यहाँ पे इन्वेस्ट करने इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें एक तो लिमिट में रहना है, और जो एक बहुत लिमिट तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, छूट नहीं है. ओके, दूसरा के जो भी स्पेसिफाइड रूल्स बना है कंट्री ने, स्पेसिफिक कंट्री ने, दे हैव टू फॉलो देयर रूल्स. They have no direct stake in the management of the home company, hence financial capital comes to the home country through the stock market. इनका कोई डायरेक्टली रिलेशन या वी कैन से के कोई भी तरह का इंटरफेरेंस मैनेजमेंट में नहीं होगा होम कंपनी के. होम कंपनी यानी हमारी अगर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके मैनेजमेंट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है. हैंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम कंट्री. तो हमारी होम कंट्री यानी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल कैपिटल किसके थ्रू आएगा? स्टॉक मार्केट के थ्रू. ठीक है, this type of investments comes to the home country in a very short span of time when foreign companies buy shares of the home country in large amounts, and it can also leave the home country in an equally short span of time when foreign companies sell the home country shares in bulk.
सी ये जो FII है, राइट, ये जो टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे ये लोग आते हैं हमारी कंट्री में फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम। सी एक शेयर मार्केट को देख लो, शेयर मार्केट में क्या है, अगर शेयर्स डाउन गए हैं तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे, राइट, और जब शेयर्स की प्राइस अप जाएंगे तो लोग बेचना शुरू कर देंगे। तो समवेयर वी कैन से कि ये भी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी यहाँ रहो, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारे शेयर मार्केट में किसी भी होम कंपनीज पर पैसा लगा रही है, शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर्स पे पैसा लगा रही है। तो ये आते भी बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए है, राइट, और बहुत शॉर्ट स्पैन के बाद वो इक्वली चले भी जाते हैं, वो खरीदते भी है, और जब अब लगा कि अब हमें शेयर्स बेच देना है, वो बेच भी देते हैं। सो वी कैन से कि ये जो एक टर्नओवर है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये बहुत शॉर्ट स्पैन का रहता है। Hence, funds take a flight in and out of the country easily, and thus this is considered to be a risky and unstable kind of foreign capital. तो इसीलिए ये जो फंड्स का आना और जाना है कंट्री में बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टाइम पे चलता रहता है ये, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं रिस्की और एक अनस्टेबल काइंड, क्योंकि एक तो स्टेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, राइट। ये शॉर्ट स्पैन के लिए अगर उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्ट करने जैसा है मार्केट में किसी कंपनी में, तो वो करेंगे, अदरवाइज दे विल वेट और व्हाटएवर, राइट। सो कंटिन्यूटी की यहाँ पे या अनसर्टेनिटी ज्यादा है, सो इट्स क्वाइट रिस्की, ओके। नेक्स्ट कम्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम कहते हैं FDI. When the home country invites capital by allowing foreign investors or companies to produce and sell directly in India, such investments is called foreign direct investments. यहाँ कोई भी country directly उन्हें invite करती है कि भाई आओ अपना पैसा लगाओ, वो चाहे आपको प्रोड्यूस करने में लगाना है या किसी चीज को सेल करने में लगाना है, या मोस्ट वेलकम, देन वी कॉल इट एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. In FDI, foreign companies directly set up their business in India by constructing their plant, bringing in technology and producing, or by collaborating with Indian companies to do so. See, ये जो FDI है वो यहाँ पे लोग आते हैं FDI से, यानी ये जो क्या है, ये जो फॉरेन कंपनीज है वो डायरेक्टली इंडिया में अपनी बिजनेस सेटअप कर सकती है, अपने इंडस्ट्रीज अपने प्लान सेटअप कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कर सकती है, नई नई टेक्नोलॉजीज ला सकती है, प्रोडक्ट्स बना सकती है, वो खुद यहाँ पे आके ये कर सकती है। प्लस वो चाहे तो कोलैबोरेटिंग भी कर सकती है इंडियन कंपनीज के साथ, यानी उनके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। तो इट्स कंप्लीटली देयर डिसीजन, बट दे आर फ्रीली वी कैन से इनवाइटेड, और उन्हें पूरी छूट है, okay, they have all freedom to come and construct their plans and do business here. हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इट इज मेड इन इंडिया, और अब तक हम नाम भी ऐसा ही पढ़ते हैं, राइट। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो अभी तक तो यही था सबको कि भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर इज एन इंडियन कंपनी, बट इट्स नॉट, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज है जो यहाँ पे आके इस तरीके से अपना बिजनेस चलाती है. दीज कंपनीज ईदर मैनेज the entire business or have a say in management if they are collaborating partners. अगर वो इंडियन कंपनीज के साथ जुड़ के कोलैबोरेट करके अगर काम कर रहे हैं तो वो उसमें कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स होंगे, जो जिसमें वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कहीं किसी लेवल पे 50-50 या व्हाटएवर द परसेंटेज ऑफ शेयरिंग उसके बेस पे काम करेंगे. बट समटाइम्स अगर उनकी खुद की कंपनीज है वो किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, देन दे entirely manage their business. ठीक है, चलो. नेचर ऑफ एफडीआई कैन बी स्टेटेड एज अंडर. First, it is a physical establishment in the form of direct investments and hence stable form of investment. एक तो ये physical establishment है, यानी वो लोग यहाँ पे आएंगे, यानी कोई भी foreign companies यहाँ start होगी, constructions होगा, factories लगेगी, industries डाली जाएगी, एक firm start होगा, produce होगा, sale होगा. So this is we call physical establishment, यानी that is sure कि यहाँ stability है. तो दैट मीन्स वी कैन से कि वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तो, राइट. तो हमारा जो एक स्टेबिलिटी जो हमने FII में नहीं देखी वो यहाँ मिलेगी.
नेक्स्ट इट ब्रिंग्स मशीन्स मटेरियल्स वेल्थ टू द होम कंट्री। वो हमारी कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे, मशीन्स लाएंगे, मटेरियल्स लाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इंडिया का भी यहाँ डेवलपमेंट होगा, बिकॉज दे विल गेट द न्यू टेक्नोलॉजी टू रन। जॉबमेंट एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो काफी हद तक डेवलपमेंट होगा, दैट्स व्हाई वी वेलकमिंग देम और इनवाइट्स देम टू डू बिजनेस हियर। It brings new technology to the country. It brings a different work culture along with it. हम बाहर के कंट्रीज या फॉरेन कंट्री कंपनीज किस तरीके से काम करती है, राइट, उनके मेथोडोलॉजी क्या है, उनका एक सिस्टम क्या है, वो सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करता है, ये हमें नया एक कल्चर सीखने मिलेगा कि उनका वर्क कल्चर या वर्किंग स्टाइल क्या है। So India has a systematically allowed FDI in increased proportion in various sectors and India's foreign exchange earnings have increased. So India ने systematically इनको FDI को allow किया है कि आप चाहो, आप जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो, आप अपनी कंपनीज चला सकते हो, यानी फॉरेन कंपनीज को कहा गया है, राइट। तो ये बहुत इंक्रीज प्रोपोर्शन में हमने छूट दी है इनको, और काफी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में वर्कआउट कर रही है, हर एक सेक्टर्स में अवेलेबल है। सर्विस सेक्टर्स ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, या एग्रीकल्चर ले लो, और इससे कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है, ठीक है। अब आता है इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की, वो किस तरीके की है फॉरेन के साथ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। This policy regulates India's trade with other countries. ये पॉलिसी ये रेगुलेट करती है कि इंडिया का ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा होगा, इसके रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस क्या होंगे। The foreign trade policy of India always face the following challenges. Let's try to understand कि हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इंडिया की, इससे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। First, need to control certain imports in order to protect domestic production from competition by foreign goods. See, अभी हमने आगे पढ़ा कि FDI में छूट दी गई है कि भाई foreign companies can construct their plants here, they can business here, ठीक है यहाँ तक। बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो स्वदेश गुड्स है, स्वदेशी गुड्स, उस पर बहुत गहरा इफेक्ट हो रहा है। तो ये ना हो, ये भी हमें कोशिश करनी है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इंपोर्ट्स को भी कंट्रोल करना है, राइट। सर्टेन इंपोर्ट्स है, हम वो बाहरी कंट्री से ना करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर उसे हम इंक्रीज करें, राइट, तो हम काफी हद तक फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन में भी टिक पाएंगे। Ensure enough imports of technology, machines, spare parts as well as resources to help increase domestic productions and import substitution. ऐसे ही goods हम import करें, ऐसी ही चीजें हम import करें, जैसे टेक्नोलॉजी है, मशीन है, स्पेयर पार्ट्स है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज या कंपनीज को हेल्प आउट करे कि वो अपनी क्वालिटी, अपना टाइम और भी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके, और कम टाइम में कैसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कम खर्चे में कैसे काम होता है, गुड क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो ये टेक्नोलॉजीज, मशीन या ऐसे कुछ स्पेयर पार्ट्स हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, विच रियली हेल्पफुल टू आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर हम बहुत बार इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी सब्सटीट्यूशन गुड्स भी, इसके प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक द सेम टेक्नोलॉजी और मशीन से रिलेटेड। Control imports of goods unessential for India's development in order to save scarce foreign exchange. जितना हो उतना हमें ऐसे गुड्स के इंपोर्ट पर कंट्रोल करना है जो गुड्स बिल्कुल अनएसेंशियल है, जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कोई काम के नहीं है, राइट राइट। और ये जो हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज जो स्केयर्स है, उसे भी हमें सेव करना है, ठीक है। Encourage exports to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. जितनी कोशिश हो उतना हमें ये ट्राई करना है कि हम अपना एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ाने से हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, और इंपोर्ट ज्यादा बढ़ाने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होगा, यानी स्केर्स होगा, ठीक है। Many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing exports was a challenge for a trade policy. दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज भी हमारे पास वो टाइप की टेक्नोलॉजीज, ऐसा बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से हम फॉरेन गुड्स के साथ आज भी क्वालिटी में compete नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, ठीक है।
promote export of goods produced by small scale sector. जितना हो उतना ये कोशिश करना है कि जो small scale sectors है, small scale industries are also divided in basis, जैसे small scale, large scale, medium scale industries, ठीक है. तो अगर कहीं ना कहीं क्या होता है कि व्हेन मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल को ज्यादा प्रमोशन मिलता है तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो दब जाती है, राइट. तो स्मॉल स्केल सेक्टर को भी इतना बढ़ावा मिलना चाहिए कि वो भी अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर सके. The challenges of foreign trade are different from those of domestic trade as foreign trade involves foreign exchange. तो हम जो challenges face करते हैं फॉरेन ट्रेड में वो काफी अलग है डोमेस्टिक ट्रेड से. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है कि फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व होता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ. Okay, the foreign trade policy of India was formulated and amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner. ये जितने भी हमने ऊपर challenges पढ़े 7, तो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इंडिया की उसे बार बार फॉर्मुलेट करना पड़ता है, बार बार चेंजेस लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, सो दैट क्या हम नए नए आने वाले मार्केट में चैलेंजेस को डील कर सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. नाउ कम स्टेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. अब क्या क्या स्टेजेस में इंडियन फॉरेन ट्रेड को डिवाइड किया गया है. लेट अस अंडरस्टैंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन टू सेक्शंस. टू सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं, बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. हम अब डिफरेंसेस देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं आया तब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी थी और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंजेस है. सो लेट्स रीड आउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन, यानी 1991 के पहले का इंडिया क्या था, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी. इन द इनिशियल इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद के जो शुरुआती हमारे कुछ इयर्स थे, इंडिया हैड टू सेट अप इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड स्टेट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. तो उस वक्त तो हमारी सबसे जरूरती या बेसिक नीड यही थी कि हम पहले बेस अपना स्ट्रॉन्ग करें. तो अभी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चल रहा है, अभी इकोनॉमिकल सेटअप चल रहा है, अभी तो हमने स्टेट को फंक्शंस करना शुरू किया, तो हमारे कुछ 10-12 साल तो इसी में निकल गए थे, ठीक है, इन सारी चीजों को सेट करने में. After experiencing a long period of foreign rule, which was established after the East India Company came to India for trade, India was not ready for many imported goods. इतना एक ग्रेट एक्सपीरियंस हमें मिला, एक लॉन्ग जर्नी थी हमारी फॉरेन रूल के साथ. जिस तरीके से उन्होंने अपना फॉरेन रूल हमारी कंट्री में बनाया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने ट्रेड किया और उसके बाद रूल करना शुरू कर दिया, तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके बाद कहीं ना कहीं हमें एक डर भी था कि अब अगर हम गुड्स इंपोर्ट करें और आगे कुछ ना हो जाए, राइट. सो इंडिया वाज नॉट स्पेसिफिकली रेडी कि वो इंपोर्ट गुड्स करे, गुड्स को इंपोर्ट करने में वो पहले तो रेडी नहीं थे. At the same time, because of poverty and scarcity of foreign exchange, India was compelled to regulate imports. क्योंकि we can say कि उस वक्त की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वहां पॉवर्टी बहुत थी उस वक्त और स्केर्सिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जा रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा कोई डेवलपमेंट खास हो नहीं रहा था और वी नीड टू रेगुलेट इंपोर्ट्स. हम ना चाहते हुए भी हमें बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट्स करने पड़े. एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो लिमिटेड, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत लिमिटेड थे. इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस. हमारी हालत ही ऐसी थी कि हमारे पास और कोई वे नहीं था बट टू अडॉप्ट द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है. तो इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाई एंड स्टीयर्ड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग. बहुत सारे डेवलपमेंट किए प्लानिंग के थ्रू. India started setting up basic industries of large scale, and in order to establish such huge industries, we had to import costly machinery, technology and spare parts. So India ने पहले शुरुआत की basic industries से, right, और उसे भी large scale पर डाला गया. इसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी huge industries भी शुरू की, बट उस ह्यूज इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इंडिया को ना चाहते हुए भी कॉस्टली मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज, स्पेयर पार्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ी सो दैट एक शुरुआत हो. देन आफ्टर स्लोली एंड स्टडीली आज बहुत सारे गुड्स, टेक्नोलॉजीज या मशीनरीज या स्पेयर पार्ट्स अब हम इंडिया में ही बनाते हैं.
Thus, scarcity of foreign exchange emerged and restrictions were imposed on imports of consumer goods. तो इसकी वजह से एक तो स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो थी हमारी कंट्री में, राइट, और क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था तो हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा था, तो फायदा उन्हीं का हो रहा था. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज किए गए इंपोर्ट्स पर, राइट. कौन से गुड्स के इंपोर्ट्स, सॉरी, रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कंज्यूमर गुड्स पे. Hence, in the foreign trade policy in the initial years, emphasis was laid upon measures of protections for the domestic industry against foreign competition. Various import restrictions were imposed and export promotion measures were introduced. सो उसके बाद हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इनिशियल ईयर में ये एम्फोसाइज किया गया कि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें. ऐसा ना हो जो पहले हमने फेस किया ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, वो फिर से एक चैप्टर रिपीट हो. तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहा कि भले हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को अपना रहे हैं, राइट, भले हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो फॉरेन, एक तो कंपटीशन में, तब तो वहां तक पहुंचने की बहुत दूरी थी, बट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंडिया में जो कंपटीशन फेस करनी पड़ रही थी फॉरेन कंपटीशंस के साथ, वो जो है उससे हम प्रोटेक्ट करें. एक तो दूसरा, वेरियस इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड, और इसके लिए हमने बहुत सारे इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, राइट. और ज्यादा से ज्यादा हम कर रहे थे क्या, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे थे. ठीक है. Later on, along with the traditional items of exports like agricultural produce, handicrafts, gems, and jewelry, the exports of non-traditional industrial goods were also promoted. धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिशनल आइटम्स थे वो ऐसे भी वर्ल्ड ओवर फेमस थी, उसका हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया. जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो वो फेमस ही था, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरीज, जो चीज पहले भी काफी इंडिया में फेमस रही है, वर्ल्ड वाइड फेमस रही है वी कैन से. तो एक नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल गुड्स जिसे कहते हैं, ये एक्सपोर्ट भी प्रमोट होने लगा. रेट ऑफ एक्सचेंज वर ऑफिशियली डिटरमाइंड. धीरे धीरे रेट ऑफ एक्सचेंज भी डिटरमाइन किया गया कि क्या रेट ऑफ एक्सचेंज में आप ऑफिशियली इसको एक्सचेंज करोगे अपने गुड्स, क्योंकि किस तरीके से आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करोगे. एंड द रुपी वॉज डिवैल्यूड इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. तो हमारी जो रुपी है, हमारा जो पैसा है, उसे डीवैल्यू किया गया. डीवैल्यू करना यानी उसे कम करना, ठीक है, सो दैट कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं वही एग्जाम्पल देती हूँ दुबई का, कि जैसे वहां की जो करेंसी है दिरहम, उसका 1 रुपी इज इक्वल्स टू 18 रुपीज ऑफ इंडिया. 1 दिरहम इक्वल्स टू 18 रुपीज और 20 रुपीज समथिंग. तो दैट मीन्स कि हमारा जो रुपये वो डीवैल्यूड है, कम है. गेटिंग. सो ये इसलिए किया गया कि बाहर के फॉरेन को क्या लगे कि भाई हमारा जो गुड्स है वो काफी सस्ता है, राइट. सो इसलिए इंक्रीज एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, राइट, दे डिवैल्यूड द रुपी एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया, इंपोर्ट्स को डिक्रीज किया. With devaluation, imports did become costly, but since the items of imports were necessary for India's industrialization, there was no significant decline in imports. अब हमने devaluation तो कर दिया रुपये का, but हमारे लिए इश्यू क्या हो गया कि नो डाउट एक्सपोर्ट उनको सस्ता पड़ रहा था, but import हमें महंगा पड़ रहा था. गेटिंग. सो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, बट हमारे पास और कोई इश्यू नहीं था क्योंकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में बढ़ाना था. सो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं आया इंपोर्ट्स में. Import bills increased and there was a deficit in India's balance of payments. Imports के बिल इंक्रीज पर इंक्रीज होते गए और हमारा जो क्या होने लगा कि इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिशिएंसी आ गई, यानी पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, हम कमा कम रहे हैं, नेगेटिव में हम जाने लगे. A policy of import substitution was also adopted. Import substitution is a policy of substituting imports by domestically produced goods. फिर एक पॉलिसी अडॉप्ट की, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी आपके पास जो गुड्स है उसके सब्सटीट्यूशनल गुड्स को इम्पोर्ट करो. ठीक है. और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो ये पॉलिसी है
right? That is of substituting imports domestically produced goods. तो उसके उसको domestically produced goods के साथ substitute किया गया. That is, imports are reduced and replaced by domestic goods. तो imports reduce होने लगे और domestic goods से हम substitutional जो import कर रहे थे वो उससे replaced होने लगे. So this was today's lecture and hope you understood this lecture well कि क्या स्थिति थी हमारी 1991 से पहले जब ग्लोबलाइजेशन या ये तीन जो टर्म्स आए और उसके बाद क्या चेंजेस आए. वी हैव सीन अ लॉट डिफरेंसेस एंड ग्रेट डेवलपमेंट हमने किया है. वी कैन से कि हमारे जैसे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी तो जो आज भी पीछे है एंड वी हैव डेवलप्ड रियली वेल. सो ये सारे ऐसे टर्म्स और कंडीशंस या ऐसे कुछ लॉज या ऐसी हमने बातें जानी दैट विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट एंड it will quite helpful for future decision making also, right? So we'll meet in the next lecture. Up till bye bye, take care.